Okay. Hello students, welcome to MV Education Services. I am your educator Ms. भावना मैम। आज हम पढ़ेंगे होम केयर के बारे में और हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, बच्चों में किस तरह से डिवाइड किया गया है उसके ट्रीटमेंट को, ये सारी चीजें पढ़ी, उसका डिवाइडेशन पढ़ा, कलर कोड कौन से दिए गए हैं, उनको ट्रीट करने के लिए होम केयर किया जा सकता है, बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना है, तो ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा। अभी हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि होम में आप कैसे केयर कर सकते हो बच्चों की और अदर प्रिवेंशन और स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए ARI इन्फेक्शन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि बॉडी वॉर्म, मतलब जो बच्चे हैं उनको हमको क्या करना है। ये मेनली न्यूनेट बच्चों के लिए है या तो फिर कौन से बच्चे स्कूल गोइंग, ठीक है, 5 साल है उससे कम उम्र के बच्चों के लिए। तो बच्चों को क्या रखना है, गर्म, ठीक है, गर्म कपड़े पहना के रखना है। जो ठंडा एनवायरनमेंट है उसमें नहीं रखेंगे बच्चों को, ज्यादा टाइम तक के बच्चों का गीला होना, ठीक है, बारिश में खेलना या तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में रहना। तो इन सारी प्रॉब्लम से क्या करना है, उनको बचाना है, हमको वार्म रखना है। सेकंड क्या है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉर्मूला फीडिंग। अब जो भी आप फीडिंग कर रहे हो, ठीक है, बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, मतलब जो मदर है उसका मिल्क पिलवा रहे हो या तो फिर फॉर्मूला पाउडर्स आते हैं वो मिल्क बना के सप्लीमेंट कर रहे हो बच्चों को, तो वो कंटिन्यू रखना है आपको। ठीक है, थर्ड क्या है, इंक्रीज फीडिंग आफ्टर रिकवरी, मतलब बच्चा जैसे ठीक होने लग जाता है, ठीक होते हुए दिखाई देता है, वैसे क्या करना है आपको, जो उसकी डाइट है उसको बढ़ाना है। ठीक है, इंक्रीज करना है, डाइट को बढ़ाते रहना है। क्लियर नोज इफ इट इंटरफेयर विथ फीडिंग, मतलब अगर बच्चों का जो फीड कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब छोटे बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो उनके आपको टाइम तक माउथ और जो नोज है उसको क्लीन करना है ताकि उनको क्या है, सांस लेने में तकलीफ ना हो। ठीक है, इसके बाद में क्या देख रहे हैं हम लोग, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक फॉर 5 days इन अप्रोप्रिएट डोज। ठीक है, 5 दिनों तक आपको एंटीबायोटिक देनी है, जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है वो मेडिकेशन चलते रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देख रहे हैं, प्रोवाइड होममेड एलिक्सिर फॉर रिमेनिंग कफ, मतलब क्या आप जो घर में काढ़ा बनाते हो डेली, ठीक है, वो भी बच्चों को देना है ताकि क्या हो, जो उनका कफ जमा हो रहा है वो निकले, ठीक है, बॉडी से बाहर जाए। ब्रिंग बैक द चाइल्ड आफ्टर 2 days फॉर चेकअप, 2 दिन के बाद में बच्चे को चेकअप के लिए फिर से लेकर के आना है हॉस्पिटल के अंदर या जिस भी क्लिनिक में आपने दिखाया है बच्चे को वहां पर। नेक्स्ट क्या है, चेक फॉर डेंजर साइंस, अदर कोई डेंजर साइंस तो नहीं दिखाई दे रहे, बच्चा बहुत ज्यादा खास तो नहीं रहा, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, जल्दी जल्दी सांस तो नहीं ले रहा है, सोने में तकलीफ तो नहीं हो रही, तो ये सारे जो साइंस है इसको चेक करते रहना है आपको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग न्यूमोनिया। अभी यहाँ पे अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हम लोग मेनली बात कर रहे थे निमोनिया की, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ससेप्टेबल होते हैं हाईली किस चीज के लिए, निमोनिया होने के लिए। जैसे ठंड स्टार्ट होती है या मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी होना या बारिश में ज्यादा भीग के आने की वजह से निमोनिया जैसी कंडीशन होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए या तो फिर उसके प्रिवेंशन के लिए, उससे बचाव के लिए क्या कदम उठा सकते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। केस मैनेजमेंट शुड बी फैसिलिटेटेड एट कम्युनिटी लेवल, जो कम्युनिटी एरिया है हमारा, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, केस मैनेजमेंट, ठीक है, वो आपका मैनेजमेंट कैसे करना है। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल फैकल्टी जो उसके लिए ट्रेन रहनी चाहिए कि अगर आपके पास में एक बच्चा आया है जिसको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर है तो आपको उसको तुरंत में क्या मेडिकेशन देना है, तो उस कंट्रोल प्रोग्राम इसलिए चलाते हैं हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू। और इसकी क्या करते हैं, साथ ही साथ में हम लोग एक ट्रेनिंग भी रखते हैं ना। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्यों रखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या जितने भी मेडिकल सेक्टर के एम्प्लॉयज है, ताकि वो सीखे अगर कोई ऐसी क्या इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो उस टाइम पे उनको एग्जैक्ट टाइम में क्या रिस्पॉन्स देना है वो सीखने के लिए ये सारे प्रोग्राम चलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम चलाने हैं, ठीक है, ट्रेनिंग वाले। सेकंड क्या है, न्यूट्रिशन एंड रिडक्शन ऑफ लो बर्थ वेट शुड बी इम्प्रूव्ड। अब क्या करना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड करना है बच्चे को, ठीक है, तो छोटा बच्चा है, 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है और साथ ही मदर को भी फीडिंग अच्छी रखनी है ताकि जो लो बर्थ वेट है, मतलब बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसका जो वेट होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसका वेट कितना होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे।
थर्ड क्या है, द फैसिलिटी फॉर वैक्सीनेशन शुड बी प्रोवाइडेड। अब वैक्सीनेशन की फैसिलिटी, ठीक है, बच्चा जब से बॉर्न होता है तब से लेकर के, ठीक है, लाइफ टाइम की जितनी भी वैक्सीनेशन है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको वैक्सीनेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए और जो भी पेशेंट आपके पास में आ रहा है उसको ये प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल्ड। अब जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, जो जैसे घर के अंदर पुराने टाइम में क्या करते थे हम लोग, चूल्हे पे खाना बनता था, है ना, या तो फिर जो अदर कोल वाले आइटम्स हो गए, जैसे किसी लोकल एरियाज में किसी के यहाँ आपने क्या देखा होगा, सिगड़ी जलते हुए देखी होगी, चूल्हे पे खाना बन रहा है, तो उसके धुएं से भी क्या होता है, अगर घर के अंदर खाना बन रहा है इंडोर और धुआं निकलने का सिस्टम नहीं और बच्चा वहीं पे बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, HIV इन्फेक्शन शुड बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल। अब HIV इन्फेक्शन में क्या हो जाता है, इम्यूनिटी पे अटैक करता है, तो इम्यूनिटी बच्चे की बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, तो ऑलरेडी बच्चे की इम्यूनिटी जो है निमोनिया की वजह से वीक है, अगर किसी भी कंडीशन से HIV इन्फेक्शन बच्चे तक के आ गया तो क्या होगा, तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि HIV जैसी कंडीशन बच्चों के अंदर अराइज ना हो पाए। इसके बाद में क्या है, प्लान्स टू इंक्रीज केस मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया एट हॉस्पिटल। अब इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, प्लान चलाते रहना है। ठीक है, आपको निमोनिया जो भी चाइल्ड हेल्थ सेंटर है आपके आसपास में, जो भी पीडियाट्रिक सेंटर है उसमें आपको पता रखना है। ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है, साथ में जो हॉस्पिटल फैसिलिटी उनको क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते रहनी है। इसके बाद में क्या है, कंप्लीटेड ब्रेस्ट फीडिंग एंड जिंक सप्लीमेंटेशन शुड बी प्रमोटेड। अब ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, ठीक है, उसका प्रॉपर क्या तरीका होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, 6 महीने तक बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में भी ब्रेस्ट फीड के साथ में सॉलिड फूड खिलाना चाहिए। तो इसके बारे में आपको जनरल पब्लिक में क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। साथ में जिंक के क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है, जिंक का टैबलेट फॉर्म खाने से या तो फिर जो साइरप है वो पीने से, या न्यूट्रिशन ऐसा कौन सा खाए जिसमें जिंक होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है। इसके बाद में देखेंगे, फॉर रिड्यूसिंग लो बर्थ वेट एंड माल न्यूट्रिशन रेट स्ट्रेटेजी शुड बी इंकरेज टू प्रिवेंट निमोनिया। ठीक है, अब हमने जैसे बात करी कि लो बर्थ वेट ना हो, इसके लिए आपको क्या कराना है, अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, आपकी जो कम्युनिटी है या सोसाइटी है उसके अंदर लोगों को इन्फॉर्म करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है कौन सा प्रोग्राम, अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या नेक्स्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन होती है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है ये प्रोग्राम। एनटीपी वॉज लॉन्च इन 1962, 1962 में ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्टिल द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट्स वेयर एक्सेसिवली लो, डिफॉल्ट डेथ रेट्स आर हाई। इसमें अभी भी क्या होते हैं, जो रेट है वो बहुत लो है, किसके, सक्सेस रेट के, मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस अभी भी हमको क्या है देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसकी जो डेथ रेट है ट्यूबरकुलोसिस के कारण वो बहुत हाई है। ये हाई क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी टीबी डिटेक्ट होती है या खांसी जो होती है, ठीक है, मेनली इसका सीधा रिलेशन होता है कफ से। जब भी आपको कफ की कंडीशन होती है तो हम क्या बोलते हैं, अगर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए आपको कफ की कंडीशन है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, स्पूटम टेस्ट हो सके, आपका एक्सरे टेस्ट हो सके और टीबी का डिटर्मिनेशन किया जा सके कि कहीं आपको टीबी की कंडीशन अराइज तो नहीं हो रही। जब ये कंडीशन अनट्रीटेड रह जाती है कि आपको 2 हफ्ते या उससे ज्यादा टाइम के लिए कफ हो रहा है, ठीक है, आप खांस रहे हो, खांसी आपकी चले जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए, तब आपको क्या हो सकती है, टीबी की कंडीशन डिटेक्ट हो सकती है। और अगर जब आपको पता चल गया कि आपको टीबी की कंडीशन अराइज है, ठीक है, आपके आसपास किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट टीबी का है, आपको ये बात पता चल गई, फिर भी वो पर्सन अगर जाकर के ट्रीटमेंट नहीं ले रहा टीबी का, ठीक है, तब क्या होता है, तब ये सीवियर कंडीशन हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो मोस्टली जो डेथ ऑकर होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो टीबी डिटेक्ट हुई है वो अनट्रीटेड रह जाती है, मतलब उसका इलाज नहीं करवाते लोग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को चलाने के। टीबी मतलब क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या है, अचीवमेंट ऑफ एटलीस्ट 85%
rate of infection cases of TB through dots involving peripheral health representatives। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 85% क्या पॉपुलेशन में क्या करना है, इन्फेक्शन केसेस को कम करना है। ठीक है, जो इन्फेक्शन के रेट आ रहे हैं उसको हम लोग डॉट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, कंट्रोल या ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉट्स क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डॉट्स एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि क्या है, टीबी वाले पेशेंट को दी जाती है, टीबी वाले पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं हम लोग। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ केस फाइंडिंग एक्टिविटीज थ्रू क्वालिटी स्पूटम माइक्रोस्कोपी टू डिटेक्ट एटलीस्ट 70% ऑफ द एस्टिमेटेड केसेस। अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर रहे थे, देख के पता लगा रहे थे किसी भी पेशेंट को अगर 2 हफ्ते या उससे ज्यादा टाइम के लिए खांसी जैसी कंडीशन अराइज हो रही है, तब वहां पर हम लोग देख के पता लगा रहे थे। पर इसमें क्या कर रहे हैं, सेकेंड ऑब्जेक्टिव में हम प्रॉपरली टेस्ट असाइन कर रहे हैं पेशेंट को कि आपको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराने। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में आपका क्या जाएगा, जो स्पूटम टेस्ट होता है या स्मीयर टेस्ट होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ में जो चेस्ट एक्सरे लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कहीं पे काफ का जो एरिया है ना, वो तो नहीं जमा हो रहा हमारे लंग के अंदर, तो उसके लिए हमको पता करने के लिए ये जो टेस्ट कराते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम लोग देख के अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को 2 वीक या उससे ज्यादा के लिए खांसी है, तो वहां पे हम लोग अर्ली डिटेक्शन की बात करें कि हम जल्दी से पता कर ले, अवेयरनेस फैलाएंगे, बात करेंगे लोगों से, उन्हें बताएंगे कि अगर आपको 2 हफ्ते या उससे ज्यादा खांसी हो रही है तो आप जाकर के डॉक्टर के पास दिखाइए, टेस्ट करवाइए। ठीक है, तो आपको टीबी का जल्दी पता चल जाएगा, तो आपकी टीबी जो है वो ठीक हो सकती है। इसके बाद में अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई पेशेंट को खांसी है, आपके पास में आया है, वो बोल रहा है कि सर मेरे 1 महीने से खांसी ठीक नहीं हो रही, मैम 1 महीने से खांसी ठीक नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, सारे टेस्ट उसको असाइन करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि पेशेंट को टीबी की कंडीशन अराइज हो रही है या होने वाली है। ठीक है, तो ये 2 साइन, आपको 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि आपको डिटेक्शन करना है, उसके बाद में डॉट्स के थ्रू ट्रीटमेंट देना है, डॉट स्ट्रैटेजी के थ्रू, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में। ओके, फीचर्स ऑफ RNTCP। ठीक है, अब ये RNTCP क्या है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, इसका नाम याद रखना है हमको, कब स्टार्ट हुआ है ये याद रखना है हमको, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, इसके गुण क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल सोसाइटी। ठीक है, हमको ट्यूबरकुलोसिस की एक सोसाइटी रखनी है प्रॉपर, जो सिर्फ क्या कर रही है, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल के ऊपर ही काम करती है, उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और लोगों को उसमें कैसे बताया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए। ठीक है, इसके बाद में मॉड्यूलर ट्रेनिंग, अब इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है हेल्थ केयर वर्कर्स को। ठीक है, जिसमें आ जाती है नर्सेस, आ जाती है डॉक्टर्स, आ जाते हैं फार्मासिस्ट, आ जाते हैं अदर जितने भी हेल्पिंग वाले रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा DMLT BMLT वाला डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, लैब टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करके हमको बता रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करने वाले जो टेक्नीशियन हो गए, तो ये सारे टेक्नीशियंस को मिला के क्या दी जाती है, हेल्थ केयर सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, कि आप इसकी फाइंडिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि सभी का मिला जुला एफर्ट ही होता है जो कि क्या है, एक पर्सन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। ठीक है, अगर डॉक्टर मिस कर देगा, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या लिखता है, टेस्ट लिखता है, टेस्ट में वहां पे जाके क्या होता है, हम टेस्ट कराते हैं, तो फिर जो भी हमारा जो लैब में काम करने वाला, लेबोरेटरी वर्क करने वाला इंसान है, पर्सन है, वो देखेगा, उस माइक्रोस्कोप में देखेगा कि अच्छा ब्लड आया हमारे पास सैंपल, तो इसमें किसी कोई अलग बैक्टीरिया वायरस तो नहीं दिखाई दे रहा, वो डिटेक्ट करके उसकी रिपोर्ट बना के फिर हमारे पास में भेजता है, डॉक्टर के पास में भेजता है। तो डॉक्टर देख के बताता है कि अच्छा ये बैक्टीरिया की वजह से ये कॉज होता है इसका कंडीशन का, तो ये यहाँ पे आपको राइज हो रही है। ठीक है, अगर वो जो लेबोरेटरी वाला इंसान है, पर्सन है, वो नहीं बताएगा कि ये बैक्टीरिया हमें ब्लड में दिखाई दिया, तो डॉक्टर को पता कैसे चलेगा, है ना। तो सभी का मिला जुला एफर्ट होता है मेडिकल सेक्टर में ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में क्या है, पेशेंट वाइज बॉक्सेस। ठीक है, पेशेंट के वाइज बॉक्स बनाएंगे कि कौन से पेशेंट को कितना लॉन्ग टर्म सीवियर कंडीशन है, या फिर अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, कफ कोल्ड होना जो स्टार्ट हुआ है, या फिर कोल्ड 2 हफ्ते का है, या कोल्ड उससे ज्यादा का हो चुका है, या तो फिर पुराने पेशेंट्स है, या हमारे जो जिनकी क्या है मतलब 2 महीना कोर्स हो चुका है इनका दवाइयों का, तो ऐसे क्या है पेशेंट वाइज बॉक्सेस रखने हैं हमको। इसके बाद में क्या बात हो रही है, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल सुपरवाइजरी स्टाफ फॉर द ट्रीटमेंट एंड स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी।
अब क्या करना है, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या आ जाएंगे, आपके पीएचसी सेंटर्स आ जाएंगे, साथ में डिस्पेंसरी आ जाएगी, इसके साथ में आपकी जो नियर बाय क्या होती है, जो लेबोरेटरीज होती है, ठीक है, आपके शहर में, आपके एरिया में, आपके गांव में जो भी पास की लेबोरेटरी है, जहाँ पे पैथोलॉजी लेबोरेटरी बोलते हैं जिसको हम लोग, जहाँ पे टेस्ट होते हैं, स्मीयर टेस्ट होते हैं, ठीक है। स्मीयर टेस्ट क्या होता है, एक छोटा सा कॉटन स्वैब टाइप का होता है, एक लंबी डंडी का, ठीक है, मतलब एक प्लास्टिक का कॉटन स्वैब होता है, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे हमारा कोविड टेस्ट हो रहा था, है ना, तो नोज के अंदर से हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ जो भी उसके अंदर लिक्विड है वो निकाल के फिर उसको टेस्ट हो रहा था, तो इसी टाइप का स्पूटम का भी टेस्ट होता है, ठीक है। और जब समझ में नहीं आता तो एक्सरे टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। और आगे फर्दर टेस्ट भी होते हैं इसके टीबी को डिटरमाइन करने के लिए, पर सबसे पहला हम लोग कौन सा करते हैं, स्मीयर टेस्ट, ठीक है। तो ये स्मीयर टेस्ट कराया जाएगा, ओके। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, रोबस्ट रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम, मतलब कि आपको एकदम एक्यूरेट रिकॉर्डिंग करनी है, रिपोर्ट जो भी आ रही है पेशेंट की वो एक्यूरेट बतानी है, अच्छे से उसका आकलन करना है कि पेशेंट को कंडीशन क्या है, किस वजह से है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो उस पे आपको, स्ट्रेटेजी पे आपको ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएंगे इसके फीचर्स, मतलब हम इसके अंदर में क्या क्या महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रेटेजीज के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या है, केस फाइंडिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। केस फाइंडिंग कैसे करते हैं हम लोग और उसका डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें केस फाइंडिंग करने के लिए आप आपका पेशेंट को डिटरमाइन करोगे। पेशेंट को कैसे देखोगे कि किसी भी पर्सन को कफ एंड कोल्ड की कंडीशन है, आप उससे पूछना स्टार्ट करोगे कि आपको कफ कोल्ड कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, कब से स्टार्ट हुआ, आपके चेस्ट में पेन होता है क्या, जब आप खांसते हो तो, है ना, काफ करते हो तो आप एक बार खास के बताओ, खास के बताओगे तो उसका साउंड क्या आएगा, आपको साउंड सुनना है। तो इस तरीके के क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक्स होते हैं। उसके बाद में क्या करना, उनको जो टेस्ट है वो लिख के देना, ठीक है। टेस्ट लिख के दोगे, उसका रिपोर्ट देखोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, रेफर करना, ठीक है। पेशेंट को रेफर करना, डॉक्टर्स को रेफर करना कि आप यहाँ पर जाकर के आपका ट्रीटमेंट करा सकते हो, यहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, केस फाइंडिंग एंड डायग्नोस्टिक्स में। इसके बाद में बात करें पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट सर्विस, पेशेंट के पे करने के अकॉर्डिंग या तो फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पेशेंट अगर किसी गांव में रहता है तो उसके पास का जो भी हॉस्पिटल है उसको वहां पे रेफर करना, साथ ही में उसके अकॉर्डिंग कितना पे कर सकता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए भी आपको पेशेंट को गाइडेंस देनी है, ठीक है। इसके बाद में क्या देख रहे हैं हम लोग, स्केल ऑफ प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको ड्रग रेजिस्टेंस जो भी मैनेजमेंट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, डॉट्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है। तो डॉट्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है, डॉट्स का फुल फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। डॉट्स की स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, ठीक है। आपको जो आपके एरिया में जितने भी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट है उनको ध्यान देना है, उनको अटेंड करना है, उनके लिए आपके जो सेंटर है उसके अंदर मेडिकेशंस को प्रोवाइड कराना है, और आप ये आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ से भी आपके मेडिकेशन का सप्लाई हो रहा है उनको बताना है कि हमारे एरिया में इतने पेशेंट है तो इनके लिए हमें इतनी मेडिसिन लगती है, ठीक है। तो उसका बजट आपको देना, ये क्या हो जाता है, स्ट्रेटेजी, कमिटमेंट एंड पॉलिटिकल क्या हो जाएगा, कमिटमेंट। सेकंड क्या हो जाएगा, गुड क्वालिटी डायग्नोसिस। अब आपको डायग्नोसिस कितनी पक्की कर पा रहे हो किसी भी पेशेंट को देख करके, उसका टेस्ट लिख करके, और आपका जो लेबोरेटरी वर्क है वो आपको कितना अच्छा एग्जैक्ट डायग्नोसिस करके दे रहा है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गुड क्वालिटी ड्रग्स, आपको आपके कम्युनिटी के एरिया के लोगों के लिए एक अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एक डॉट्स की स्ट्रेटेजी है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, और ट्रीटमेंट में क्या है, शॉर्ट टर्म की कीमोथेरेपी जो होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स के लिए, वो आपको प्रोवाइड करानी है। अब 2 phases इन डॉट्स ट्रीटमेंट, हम इसको 2 फेज में देखते हैं। फर्स्ट कौन सा फेज हो जाएगा, इंटेंसिव फेज, एंड सेकंड हो जाता है कंटिन्यूएशन फेज। तो फर्स्ट फेज में अगर हम लोग देखें, इंटेंसिव फेज में फर्स्ट क्या करते हैं, द ड्यूरेशन इन दिस फेज इज 2 to 3 months, ठीक है। जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, परेशान होकर बीच में इसको छोड़ देते, पर बीच में छोड़ने से क्या होता है, कंडीशन वर्स हो जाती है ना। तो जो फर्स्ट फेज है, ठीक है, जब आपको ट्यूबरकुलोसिस डिटरमाइन हो गया है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, तो फर्स्ट फेज के अंदर में 2 से 3 महीने के लिए ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां चलेगी आपकी, ओके।
इसके बाद में क्या है, मेडिकेशंस आर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। अब मेडिकेशन फर्स्टली आप जब भी दे रहे हो तो आपको क्या करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वहां पर आपको रुकना है, ठीक है। अगर आपको कभी भी एडवाइस किया जाता है कि आपको हॉस्पिटल में रुकना है तो इसका मतलब यही है कि आपको हॉस्पिटल में रुकना है, ठीक है, क्योंकि आपको उनकी एडवाइस माननी पड़ती है। तो क्या करना है, पेशेंट को हेल्थ केयर वर्कर के अंडर में ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट किस दवाई का कैसा रिएक्शन कर रहा है, पेशेंट पे वो दवाई काम कर भी रही है या नहीं कर रही, या फिर कोई दूसरा रिएक्शन तो नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, मेडिसिन शुड बी टेकन थ्राइस अ वीक ऑन अल्टरनेटिव डेज, ठीक है। एक वीक में 3 बार मेडिकेशन खानी पड़ती है टीबी की, ये आपको बताना है आपका जो भी पेशेंट है उसको, ठीक है। इसके बाद में क्या है, कंटिन्यूएशन फेज स्टार्टेड स्पूटम इज नेगेटिव फॉर बैक्टीरिया आफ्टर दिस फेज। अगर आप